नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूं, आज आपके सामने हूं, वो इशू बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। अगर बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ वो छात्रों का आंदोलन था और छात्रों का गुस्सा सरकार को लेकर था, तो फिर वहां से शेख हसीना के इस्तीफा देकर निकल जाने के बाद हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ करके आगजनी क्यों की जा रही है? उन्हें बुरी तरह मारा पीटा क्यों जा रहा है? और अभी तक 2 हिंदू नेताओं की हत्या क्यों हो चुकी है? बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना पहली बार नहीं बनाया जा रहा है। 2016 अकेले एक साल में 49 से ज्यादा मंदिरों में हमले हुए थे और 66 से ज्यादा घरों को, हिंदुओं के घरों को तोड़फोड़ दिया गया था। 2021 में भी इस्कॉन टेम्पल को वहां निशाना बनाया गया, 2022 में भी बनाया गया और 2024 में एक बार फिर से अभी ताज़ा हमले के बाद वहां पर लोगों को अपने जान के लाले पड़ गए, उनको मंदिर छोड़कर भागना पड़ा। इस बार जो ये हमला हुआ है इस्कॉन में, सिर्फ इस्कॉन में नहीं हुआ है, कई दूसरे मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है और लगातार वहां हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ एक जो वॉलंटियर्स हैं वो सामने आकर हिंदुओं को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद नहीं के बराबर है। ये क्यों हो रहा है कि 1951 में जिस देश में हिंदुओं की तादाद 22% थी, वो तादाद 1991 आते आते 15% रह गई और 2022 आते आते वो 8% से भी कम हो गई। ऐसा क्यों है कि जहां कुल आबादी 17 करोड़ की है, वहां हिंदू अब केवल 1 करोड़ 31 लाख के आसपास बचे हैं? और ऐसा क्यों है कि 1951 में ही मुसलमानों की जो आबादी वहां 76% थी, अब वो 91% से भी ज्यादा हो चुकी है 2022 आते आते। ये इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को पनपने का, रहने का मौका नहीं दिया गया। आवामी लीग एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही है जो हिंदुओं को वहां सुरक्षा के साथ रहने देने के संदर्भ में अपना विचार रखती थी। वो आवामी लीग का हमेशा से ये मानना रहा कि यहाँ दूसरे धर्म के लोगों को भी पूरी आज़ादी और पूरे अखलाक के साथ रहना चाहिए। लेकिन ये बात जमात इस्लामी जैसी पार्टियों को मंजूर नहीं थी। आप जानते हैं जमात इस्लामी, जिसको अविभाजित भारत में 1940-41 में जिसकी नींव पड़ी थी, बांग्लादेश जब बना 1971 में, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास पहले बांग्लादेश था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। फिर मुक्ति संग्राम हुआ और मुक्ति संग्राम के बाद ये बांग्लादेश अस्तित्व में आया। मुक्ति संग्राम में शेख मुजीबुर रहमान, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बंग बंधु उनको कहा जाता है। उन बंग बंधु, उन मुजीबुर रहमान के स्मारक तक को मौजूदा हिंसा के दौरान छोड़ा नहीं गया। और तो और जो इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर है धानमंडी में, ढाका में, वो भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है, वहां पर भी आग लगाई गई, उसमें भी तोड़फोड़ की गई। तो ये बात ये स्पष्ट रूप से बताती है कि ये केवल एक छात्रों का आंदोलन और छात्रों का गुस्सा नहीं था। इसके पीछे जो पाकिस्तान परस्त सोच है, जो बांग्लादेश के अंदर पनपती रही है, जिसको असल में जो जमात इस्लामी जैसी पार्टियां हैं वो संरक्षित और सुरक्षित करती रही हैं, उन्होंने इस मामले को छात्रों के कंधे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँचाया। चुनी हुई सरकार की जो अब के जरिए जो प्रधानमंत्री बनी थी, उनको वहाँ से चलता कर दिया और अब वहाँ पर यह अराजकता की स्थिति बनी हुई। स्टडीज ये भी बताती हैं कि हिंदुओं की आबादी लगातार वहां असुरक्षा झेलती आई, कमजोर होती गई। साल 2000 से 2010 के बीच में ही 10 लाख हिंदू वहां अचानक गायब हो गए। वहां पर ऐसी स्थितियां बनाई गई कि हिंदू वहां रहने ना पाए। हिंदुओं की संपत्ति के लिए ऐसा एक नियम बनाया गया कि उसको एप्रोप्रिएशन के तहत उसका विनियोग या उसका मिलान एक तरीके से सरकारी संपत्ति में कर दिया जाए। इस तरीके से हिंदुओं की जो ज़मीनें थीं, 66 लाख एकड़ ज़मीन हिंदुओं की, उसको सरकारी संपत्ति बना दिया गया और इससे 16 लाख से भी ज़्यादा हिंदू आबादी प्रभावित हुई। तो बड़े सोचे समझे तरीके से धीरे धीरे आपको ये भी बता दूं, ये भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि जिस बांग्लादेश को पहले धर्मनिरपेक्ष समाजवादी
देश के तौर पर जिसकी शुरुआत की गई 1972 की मैं बात कर रहा हूँ, 4 नवंबर 1972 संविधान में बांग्लादेश के कहा गया कि ये धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा, समाजवादी देश रहेगा। लेकिन 1988 7 जून 1988 को इसको इस्लामिक देश बना दिया गया। वहां पर ऐसी स्थितियां बनी कि जहां बहुसंख्यक मुसलमान रहते थे, उन्होंने जो इक्का दुक्का घर वहां हिंदुओं के रहते थे उनके लिए ऐसे हालात बनाए कि उनको अपनी जगह छोड़कर भागने पड़ा। और बाद में उनकी ज़मीन पर वहाँ के बहुसंख्यकों ने, वहाँ के जो रसूखदार बहुसंख्यक थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। जिन हिंदू संपत्तियों का एप्रोप्रिएशन किया गया और सरकारी संपत्ति में उनको मिला लिया गया, उन पर भी धीरे धीरे वहाँ के बहुसंख्यक दबंग काबिज होते गए और इस तरीके से हिंदुओं को वहाँ लगातार हाशिए में ढकेलते ढकेलते, और अब आप देखिए 17 करोड़ में 1 करोड़ 31 लाख की आबादी बची है। वो भी अभी इस ताज़ा घटनाक्रम के बाद क्या झेल रही है आपके सामने है। हिंदुओं के घरों को तोड़ा फोड़ा गया है। 2 हिंदू नेताओं की, जिनमें एक काजल रॉय हैं, एक हरधन रॉय हैं। इनमें से हरधन रॉय जो हैं वो आवामी लीग से ताल्लुक़ रखते थे, शेख हसीना की पार्टी से, तो उनको निशाना बनाया गया। काजल रॉय को मारा गया और हरधन रॉय को तो बुरी तरह पीट कर मारा गया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो हिंदुओं पर वहाँ एक बार फिर से जो ये सुनियोजित हमले हो रहे हैं, ये असल में एक लॉन्ग ड्रॉन डिज़ाइन है। ये एक दिन में अचानक किसी फ्रेंजी के हवाले होकर, किसी जुनून के हवाले होकर कुछ लोगों ने कर दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर लगातार ये प्रयास चलते रहे हैं। असल में मुक्ति संग्राम जब हुआ और बांग्लादेश को आज़ाद कराने की जब कोशिशें हुई, आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान की भी उसमें बड़ी भूमिका रही। पाकिस्तान, जो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, इसको बांग्लादेश जब बनाया गया तो उस लड़ाई को मुक्ति संग्राम कहा जाता है और उस मुक्ति संग्राम में हिंदुस्तान की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। पाकिस्तान परस्त ताकतें जो बांग्लादेश में रहती थीं, उनको लगातार ये लगता रहा कि हिंदुओं की बांग्लादेश के बनाने में बड़ी भूमिका है, वरना ये पूर्वी पाकिस्तान ही रहता। इसीलिए ये जो जमाते इस्लामी वहाँ की पार्टी है, इसके समेत कहा जाता है जमाते इस्लामी पर तो प्रतिबंध लग गया था। जमाते इस्लामी को ये पाया गया कि ये देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है। अब अगर जमाते इस्लामी इस बात से प्रसन्न था कि चलिए एक इस्लामिक कंट्री ये बन गई है, तो कम से कम फिर उसको शांति से रहना चाहिए था, फिर भी उसको चैन नहीं मिला। वहाँ लगातार हिंदुओं की हत्याएं एक तरीके से ये उनका मूल मंत्र बन गया। अब ये जो आंदोलन हुए, इसको भड़काने और यहाँ तक पहुँचाने में भी जमाते इस्लामी का बहुत बड़ा रोल है। जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध शेख हसीना ने लगा दिया था क्योंकि ये पाया गया, और चुनाव आयोग ने उनको पार्टी के तौर पर उनकी मान्यता रद्द कर दी थी क्योंकि उनको देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल पाया गया। और इसीलिए उन्होंने उनकी जो ये छात्र इकाई है, जिसको मुस्लिम छात्र शिविर कहा जाता है, ये जमाते इस्लामी का है, स्टूडेंट विंग है बांग्लादेश में, जिसको कहा जाता है मुस्लिम छात्र शिविर। इसके जरिए इस पूरे आंदोलन को, आपको ये मालूम है कि वहाँ ये कोटा को लेकर ये जो रार चल रही थी, ये जो बवाल चल रहा था, सरकार उसको सुन रही थी। पहले के मुकाबले कोटा को कम भी कर दिया गया था और धीरे धीरे हालात उधर ले जाए जा रहे थे, स्टूडेंट्स जिधर चाह रहे थे। लेकिन उस सब को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इस तरीके से ब्लो किया गया कि मौजूदा वहाँ जो सरकार थी उसके लिए स्थितियाँ लगातार मुश्किल बन गईं। बीच में ये भी हुआ कि 14 तारीख को जुलाई में शेख हसीना ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम मुक्ति संग्राम में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बेटे और पोतों को अगर हम आरक्षण नहीं देंगे तो क्या राजाकार को देंगे। और इस बात को जो ट्विस्ट दे दिया गया, जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल ट्विस्ट दे देना, राजाकार ऐसे कर दिया गया कि वहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनने लगा। असल में शेख हसीना का जो अभिप्राय था वो ये था, उनके कहने का मतलब ये था कि जिन्होंने बांग्लादेश के बनाने में अपनी कुर्बानी दी है, अगर उनके घर वालों को आरक्षण नहीं देंगे तो क्या राजाकारों को देंगे। अब राजाकार क्या होता है? राजाकार एक अरबी वर्ड है, अगर इसका आप लिटरल ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसका मतलब होता है वॉलंटियर, स्वयं सहायक, स्वयं सेवक भी आप कह सकते हैं। खुद होकर वॉलंटियर करके काम करने वाला, उसको कहते हैं रजाकार। लेकिन क्योंकि जब ये मुक्ति आंदोलन चल रहा था, उस दौरान पाकिस्तान ने अपने 2-3 विंग बनाए थे, जिसमें एक रजाकार विंग भी था, जो हर मुमकिन बाधा डाल रहा था मुक्ति संग्राम के लिए और बांग्लादेश बनने की दिशा में। और इसीलिए 18 दिसंबर जब ये बांग्लादेश अस्तित्व में आया,
उसके फ़ौरन बाद ही ये जो बच गए राजाकर थे, इन्होंने करीब करीब 150 से 125 के आसपास उनकी तादाद बताई जाती है जिनकी हत्या कर दी गई। असल में 300 लोगों को इन्होंने, ये चुनिंदा महत्वपूर्ण लोग थे जिनको इन्होंने पहले अबडक्ट किया और फिर 125-150 के आसपास इन लोगों को इनके हाथ बांधकर बुरी तरह बंदूकों के संगीनों से कुचल कर इनको मार डाला गया था। और बाद में हिंदुस्तान की सेना की सहायता से ये इन्होंने कुछ एक वहाँ की फैक्ट्रियों और मस्जिदों पर कब्जा किया हुआ था रजाकारों ने, और इस तरीके के खून खराबे को अंजाम दे रहे थे। बाद में हिंदुस्तान की सेना की सहायता से इनको कर्ब किया गया था, इनको पकड़ा गया था और इनमें से कुछ को उस समय कानून के हवाले किया गया था। तो रजाकर को लेकर जो कोनोटेशन बांग्लादेश के अंदर बन गया वो गद्दार का बन गया कि रजाकर वो लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश बनने के समय गद्दार वाली भूमिका निभाई। शेख हसीना ने जब ये कहा कि अगर हम ये इनको आरक्षण नहीं देंगे तो क्या गद्दारों को आरक्षण देंगे, रजाकारों को आरक्षण देंगे, फिर उनके कुछ मंत्रियों ने भी ये बात कह दी और इस बात को वहां पर इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि देखिए जो स्टूडेंट्स अपना हक मांग रहे हैं उनको रजाकर कहा जा रहा है। अब ये पॉलिटिकल ट्विस्ट था दे दिया गया और इसको फिर आप जानते हैं कि जहां पे दूसरी ताकतें कहते हैं कि इसमें जॉर्ज सोरोस का भी हाथ है, इसमें चाइना के लोग भी लगे हुए हैं। चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि हिंदुस्तान के एक देश पे अपना इन्फ्लुएंस करके हिंदुस्तान को घेरो। तो ये जो इस तरीके की ताकतें हैं उन्होंने यहाँ पर छात्र आंदोलन को कुछ और रूप देकर वहाँ की सरकार को अस्थिर कर शेख हसीना के वहाँ से हटने का इंतजाम कर दिया। और अगर यही था कि ये छात्रों का मुद्दा था तो अब वहाँ पर हिंदुओं पर अटैक क्यों हो रहे हैं? मतलब लार्जर डिज़ाइन ये भी दिखाई दे रही है कि असल में तो हिंदुओं को भी निशाना बनाना था। और ये काम किसका है? जमाते इस्लामी का है। जमाते इस्लामी लगातार यही काम करती रही है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदुओं पर होने वाले ये हमले रुकेंगे क्या? और बीच बीच में ये भी कहा गया कि देखिए वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं। अगर भाईचारे के लिए काम हो रहा होता वहाँ, तो क्या वहाँ पर हिंदुओं की आबादी 22% 1951 से क्या 2022 आते आते 7.5% के आसपास हो गई होती? निश्चित रूप से वहाँ बहुत सारी चीज़ें केवल फसाड के तौर पर काम कर रही हैं, केवल दिखावे के लिए काम कर रही हैं। बीच में जहाँ ज़रूरी होता है तो पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि देखिए यहाँ पर हमारे लिए भाईचारे का भी काम हो रहा है। असल में वहाँ भाइयों को किस तरीके से चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इससे बड़ा कोई उदाहरण होगा? और मुझको लगता है जहाँ इस तरीके की अराजकता और इस तरीके की मारपीट और इस तरीके के लोगों के साथ आगजनी और हत्याएं हो रही हैं, वहाँ क्या कहीं से भी ये कहा जा सकता ऊँट के मुंह में जीरे जैसी कहीं कोई अगर कोशिशें हो भी रही हैं तो उसको कितना काफ़ी माना जाए? अब वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या होने वाला है? भारत की सीमाएं सतर्क हैं, लेकिन हिंदू अगर वहाँ से अपनी प्राण रक्षा के लिए आते हैं तो वो कहाँ जाएं? जाहिर है उनके लिए भी सोचना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मामले में जो इसकी गंभीरता है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि वहाँ रहने वाले जो हिंदू विद्यार्थी हैं उनके भारत में आने का रास्ता हम लगातार बना रहे हैं और वहाँ पर जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो वहाँ के अभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। वहाँ की अल्पसंख्यक आबादी, मतलब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मतलब हिंदू और दूसरे धर्म के मानने वाले जो मुस्लिम नहीं हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी जो आवश्यक है वो बातचीत की जा रही है, जो आवश्यक इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं। लेकिन उस सब के बीच जो सच्चाई है वो ये है कि लगातार वहाँ हिंदुओं के लिए स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं, जान बचाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब सवाल ये है कि आपने देखा कि जहाँ पर भी इस्लाम के नाम पर मुल्क में चीज़ें लागू करके लोग आगे बढ़े, उन्होंने कई जगहों पर इस्लाम के मानने वालों को भी नहीं छोड़ा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ जब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो ये भी आपको बता दूं कि अहमदिया मुसलमानों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। तो कट्टरता आखिर किस स्तर पर जाकर समाप्त होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया जिसकी मुखिया हैं, खालिदा जिया के बारे में ये कहा जाता है कि वो असल में बहुत कुछ जमाते इस्लामी के हिसाब से चलती। तो अगर आने वाले दिनों में अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों को जगह मिल जाती है तो इस मुल्क का आगे क्या होगा? इस मुल्क से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, हमारी चिंताएं कितनी बढ़ जाएंगी और हिंदुओं का वहाँ क्या होगा, जो कि अभी मौजूदा दौर भी एक लगातार चिंता को बनाने और बढ़ाने वाला है। ये बहुत बड़े सवाल हैं। अभी की जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने रखी, आंकड़े जो बताते हैं वो भी मैंने आपके सामने रखा। अब कहाँ से कौन से कदम उठाए जाते हैं और क्या उसका कुछ हासिल होता है, कम से कम बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के संदर्भ में, ये भी मैं आगे आपको बताता रहूँ।
फिलहाल इतना ही। नमस्कार।